प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम स्कूल भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं +2 ज्योग्राफी से संबंधित, और हमारा जो लेसन चल रहा था वो चल रहा था विश्व जनसंख्या के संदर्भ में। विश्व जनसंख्या के अंतर्गत हमने देखे थे जनसंख्या के वितरण से संबंधित विशेषताओं को, फिर हमने देखा जनसंख्या घनत्व से संबंधित। अब हम बात करने जा रहे हैं जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ, किसे कहते हैं जनसंख्या वृद्धि, ये देखेंगे। ये देखिए, ये कोई भौगोलिक क्षेत्र है, इस भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत जनसंख्या थी 100 व्यक्ति। ठीक है, यहाँ पर इस भौगोलिक क्षेत्र में 100 व्यक्ति निवास कर रहे थे। यहाँ की ये क्या हो गई? जनसंख्या हो गई। क्या हो गई? जनसंख्या। अब एक वर्ष के बाद में ये 100 व्यक्ति, अब 100 व्यक्ति से कितने हो गए? 110 व्यक्ति हो गए। अब देखिए क्या हो गया? जनसंख्या के आकार में परिवर्तन आ गया। कब आया? हमारे पास में एक निश्चित समय के अनुसार जनसंख्या में परिवर्तन आया है। कहाँ परिवर्तन आया है? किसी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या के आकार में एक निश्चित समय में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा गया है? जनसंख्या वृद्धि कहा गया। निश्चित समय भी है, 1 वर्ष का, और एक भौगोलिक क्षेत्र भी है, निश्चित है ये भी, और ये भी निश्चित है कि इसके अंतर्गत परिवर्तन कितना आया है। उसे हम क्या बोलेंगे? जनसंख्या वृद्धि बोलेंगे। अब वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए, जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन को ही क्या मान लिया जाता है? जनसंख्या वृद्धि मान लिया जाता है। जनसंख्या में परिवर्तन या जनसंख्या परिवर्तन को ही क्या मान लिया जाता है? जनसंख्या वृद्धि मान लिया जाता है। लेकिन ऐसा कहना क्या है? सार्थक तो नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, जनसंख्या परिवर्तन और जनसंख्या वृद्धि दोनों में अंतर क्या है? जनसंख्या परिवर्तन की बात करेंगे तो ये धनात्मक हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। धनात्मक या ऋणात्मक कहने का मतलब ये है कि यहाँ 100 व्यक्ति थे, 110 व्यक्ति ये क्या हो गए? धनात्मक हो गए। यहाँ अगर इन 100 व्यक्तियों से 1 वर्ष में 90 व्यक्ति हो जाएंगे तो ये क्या हो गया? ऋणात्मक हो गया। ये परिवर्तन तो जरूर हैं, धनात्मक हैं या ऋणात्मक हैं,
ये जनसंख्या परिवर्तन में देखा जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि जनसंख्या परिवर्तन को हमेशा किस में मापा जाता है? संख्या में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? संख्या में मापा जाता है। संख्या का मतलब 100 से कितने व्यक्ति हो गए? 110 हो गए। 100 से कितने व्यक्ति हो गए? 90 व्यक्ति हो गए। ये है संख्या। लेकिन जनसंख्या वृद्धि की बात करेंगे तो हम संख्या में भी मापते हैं अथवा प्रतिशत इसमें भी मापते हैं। जनसंख्या वृद्धि को किस में मापा जाता है? संख्या अथवा प्रतिशत दोनों में मापा जाता है। जनसंख्या परिवर्तन को किस में मापा जाता है? संख्या में मापा जाता है। अब देखिए, जनसंख्या जो वृद्धि है, एक होता है जनसंख्या वृद्धि दर। दोनों में अंतर होता है। जनसंख्या वृद्धि ही जनसंख्या वृद्धि दर नहीं है। जनसंख्या वृद्धि दर अलग है। क्या होता है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र में एक निश्चित समय के अंतर्गत जनसंख्या के आकार में जो परिवर्तन आता है उसको हम जनसंख्या वृद्धि दर बोलते हैं। जब इस जनसंख्या वृद्धि को प्रतिशत में मापा जाता है, किसमें? प्रतिशत में मापा जाता है, तो वो क्या कहलाती है? जनसंख्या वृद्धि दर कहलाती है। जनसंख्या वृद्धि दर कहलाती है। अब देखिए, जनसंख्या वृद्धि दर निकालने का एक सूत्र भी दिया हुआ है, एक फॉर्मूला भी दिया हुआ है। क्या है फॉर्मूला? ये देखिए, हम बात कर रहे हैं 2001 में। 2001 में ए प्रदेश की बात कर रहे हैं। ए प्रदेश में 2001 में जनसंख्या थी 60 करोड़। हम एक एग्जाम्पल के दौरान देखेंगे जनसंख्या वृद्धि दर कैसे निकालते हैं। 2001 में ए प्रदेश की जनसंख्या थी 60 करोड़। 2011 में उस प्रदेश की जनसंख्या हो गई 72 करोड़। ये डाटा हमारे पास में है। भी आपको अगर क्वेश्चन मिलेगा तो इस प्रकार से मिलेगा कि किसी ए प्रदेश की जनसंख्या 2001 में 60 करोड़ और 2011 में वो जनसंख्या 72 करोड़ पहुंच गई है, तो आप इस ए प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर को ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने हो सकता है। तो देखिए, दो डाटा हमारे पास में है। अब देखना क्या है, इन दोनों का अंतर देखना है। इन दोनों का अंतर का मतलब ये है कि 10 सालों में वृद्धि कितनी हुई है, उसको बोलते हैं हम निरपेक्ष वृद्धि। निरपेक्ष वृद्धि का मतलब ये होता है जो वास्तविक वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है। देखिए, दोनों में अंतर कितना आया? 12 करोड़। वृद्धि निरपेक्ष कितनी हो गई? 12 करोड़।
60 करोड़ पहले थी, फिर 72 करोड़ हुई है, कितने की वृद्धि हो गई? 12 करोड़ की वृद्धि हो गई। अब देखिए इसका जो सूत्र है जनसंख्या वृद्धि दर का, वो देखिए, निरपेक्ष वृद्धि बटा में विगत दशक की जनसंख्या मल्टीपल किससे करना है? 100 से करना है। जनसंख्या वृद्धि दर का जो सूत्र है वो निरपेक्ष वृद्धि बटा में विगत दशक की जनसंख्या और बटा में गुणा में क्या लिख रखा है? 100। तो हम इस सूत्र में जनसंख्या वृद्धि दर निकालेंगे। सबसे पहले ऊपर क्या लिख रखा है? निरपेक्ष वृद्धि कितनी है? 12 करोड़ है, ठीक है। विगत दशक की जनसंख्या, विगत मतलब पिछला दशक, एक तो ये है 2011 और पिछला जो दशक था वो 2001 का था, तो हम जनसंख्या कौन सी लेंगे? 60 करोड़, ठीक है। फिर आगे गुणा में 100, ये हमने फॉर्मूले में मान रख लिया है। अब इसको हम विभाजित करेंगे। देखिए करोड़ से करोड़ चला गया है ना, एक जीरो से एक जीरो चली गई, 6 का भाग दिया 12 में, कहाँ तक गया? 2 तक गया। अब ऊपर क्या बच गया है हमारे पास में? 2 गुणा में 10 बराबर कितना आ गया? 20, और 20 क्या है? प्रतिशत है। तो जनसंख्या वृद्धि दर कितनी निकल गई है? 20% जनसंख्या वृद्धि दर निकल गई है। हम कह सकते हैं पिछले दशक से अब कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो कितने प्रतिशत हुई है? 20% वृद्धि हुई है। उसी प्रकार आपको भारत के संदर्भ में जनसंख्या वृद्धि दर मिलेगी। आपकी बुक में होगा शायद विगत की जनसंख्या और 2011 की जनसंख्या, दोनों में अंतर आएगा, निरपेक्ष वृद्धि होगी, और दोनों को हल करेंगे तो याद रखना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? ये क्वेश्चन भी आ सकता। 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 17.81%। कितनी है? 17.81%। अब 2011 के अनुसार है तो डाटा ऊपर एक और था, कितना था? 102 करोड़ समथिंग का, वो किसका था? 2001 का था। 2001 से 2011 की बात करी हमने, कितनी वृद्धि हुई है? 17.81। कितने सालों में हुई है? कितने वर्षों में हुई है? 10 वर्षों में हुई। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कौन सी? वार्षिक वृद्धि दर क्या है? तो उस समय क्या होगा? 17.81 नहीं आएगा। वार्षिक वृद्धि दर, वार्षिक वृद्धि दर का मतलब क्या है कि प्रत्येक वर्ष के पूछ रहा है वो औसत है, लेकिन ये तो हमने कितने वर्ष की निकाल ली? 10 वर्ष की निकाल ली। तो क्या होगा? 17.81 में कितने का भाग दोगे? 10। क्यों? क्योंकि हमने 10 वर्षों का औसत निकाला है 17.8। एक वर्ष का निकालेंगे, 10 का भाग देंगे, 1.781%। ये क्या होगी? ये होगी वार्षिक वृद्धि दर।
इस प्रकार से हम वृद्धि दर को निकालते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, जिस प्रकार से हमने विश्व जनसंख्या का वितरण भी देखा था, विश्व जनसंख्या जनघनत्व की भी बात की थी, उसी प्रकार विश्व जनसंख्या वृद्धि की भी बातें करेंगे। देखिए, विश्व जनसंख्या की बात करें, वृद्धि की बात करें, तो निरंतर लगातार आप आंकड़ों के माध्यम से देख रहे होंगे कि लगातार वृद्धि हो रही है। लेकिन हम एक ऐतिहासिक अध्ययन करें तो हमें क्या स्पष्ट होता है, कहाँ पर आकर ये जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हुई है, किस समय में ये जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर थी, क्या कभी भी कोई ऋणात्मक वृद्धि दर हुई है। तो इस प्रकार की जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को हमें देखेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं कुछ समय की। तो जनसंख्या वृद्धि दर हमें पता है निरंतर वृद्धि दर हुई है, लेकिन प्रागैतिहासिक काल की बात करें, प्राचीन काल की बात करें, प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं तो उस समय क्या थी, जनसंख्या वृद्धि दर अत्यंत कम थी। और ये कम होने का कारण क्या था, ये देखेंगे। कम होने का जो कारण था, वो कारण देखेंगे। एक तो क्या था, विषम जलवायु। विषम जलवायु का क्या तात्पर्य है कि मानव के निवास के अनुकूल वहाँ पर तापमान नहीं था, वर्षा की मात्रा भी नहीं थी, वनस्पति भी नहीं थी। इन तीनों कारकों का जो आधार होता है, वो आधार क्या बनता है, जलवायु बनती है। दूसरी बात, प्राचीन काल की बात करेंगे, किस प्रकार का जीवन मिलता था, घुमक्कड़ जीवन मिलता था। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे। तीसरी बात करें, अल्प पोषण। जो पोषण का आधार आज हम देख रहे हैं, वो पोषण उस समय नहीं था, क्योंकि उस समय खाद्य जो सामग्री थी वो बहुत कम मात्रा में मिलती थी, क्योंकि उस समय मनुष्य को ज्ञान भी नहीं था, इसलिए उन चीज़ों को परिष्कृत भी नहीं किया जाता था। तो इस प्रकार से क्या है, वहाँ पर प्रागैतिहासिक काल में जनसंख्या वृद्धि दर अत्यंत कम मिलती है। लेकिन प्रकृति में मानव के द्वारा धीरे धीरे क्या हुआ, पशुपालन और पौधों को घरेलू बनाया गया, जिससे क्या हुआ, जिससे जनसंख्या वृद्धि दर धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई। फिर हम बात करेंगे जो खाद्य संग्रहण है, खाद्य आपूर्ति है, वो खाद्य आपूर्ति धीरे धीरे कृषि विकास के साथ साथ में क्या होने लगी, बढ़ने लगी। इससे क्या होने लगा, इससे भारी मात्रा में हमें पोषण मिलने लगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि प्रागैतिहासिक काल मतलब प्राचीन काल से और वर्तमान की बात करेंगे तो जनसंख्या वृद्धि दर में क्या बदलाव आया है, और वो किस प्रकार का बदलाव है, धनात्मक बदलाव है। अब हम उन कालों की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, हमने सबसे पहले बात की है प्रागैतिहासिक काल। तो देखिए, प्रागैतिहासिक काल में जो आर्थिक क्रियाएं थी, उन आर्थिक क्रियाओं के आधार पर हम देखेंगे क्या था। हमने जनजातीय जीवन की बात की। जनजातीय जीवन क्या है, जनजातीय जीवन आज भी प्राचीन लोगों की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि प्राचीन काल में जो जनजातीय लोगों की बात की थी, उस समय कौन से क्रियाकलापों की बात की, एक तो की थी अखेट की, दूसरी बात की थी हमने खाद्य संग्रहण की। ये प्राचीन तरीका था। तो हम प्रागैतिहासिक काल में ये मान सकते हैं कि अखेट और जो खाद्य संग्रहण था, यही भोजन का आधार था। अब अखेट और खाद्य संग्रहण है, कहाँ हो सकता है,
पृथ्वी पर एक भाग स्थल है और दूसरा भाग जल है। कहाँ करेंगे ये आखेट और खाद्य संग्रहण? आपको पता है कहाँ करेंगे? स्थलीय भागों पर करेंगे। तो हम कह सकते हैं प्राचीन समय में लोग कहाँ निवास करते थे? सिर्फ स्थलीय भागों में। या हम कह सकते हैं स्थलीय भाग नहीं कहें तो हम कह सकते हैं महाद्वीपों पर निवास करते थे। ठीक है, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी महाद्वीपों में और जहाँ जहाँ बर्फ़ कम थी वहाँ सारे के सारे लोग क्या करते थे? निवास करते थे। किस आधार पे देखा हमने? आखेट और खाद्य संग्रहण के आधार पर देखा। अब हम बात करते हैं कि लगभग इस समय में प्रागैतिहासिक काल में जो जनसंख्या थी वो लगभग कितनी थी? तो देखते हैं कितनी थी। पूरे विश्व की बात करेंगे, पृथ्वी की बात करेंगे तो पूरी पृथ्वी पर कितनी जनसंख्या थी प्रागैतिहासिक काल में? 33 लाख व्यक्ति निवास करते थे। और इस समय जो जनसंख्या का औसत घनत्व था, जनघनत्व था, वो कितना था? जनसंख्या का औसत घनत्व विश्व का इस समय प्रागैतिहासिक काल में 0.04 का मतलब है कि 100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में कितने व्यक्ति निवास करते थे? 4 व्यक्ति निवास करते थे। ये जो जनघनत्व है किस काल का है? प्रागैतिहासिक काल का माना जाता है। तो इसलिए हमने अध्ययन किया है कि विश्व में किस प्रकार से धीरे धीरे परिवर्तन आया है, और सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल की बात की। उसके बाद में हम धीरे धीरे आगे भी बात करेंगे प्राचीन काल की, मध्यकाल की और आधुनिक काल की। वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।